ओके। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ प्रभात। मेरा नाम है अपर्णा पांडे। मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मनपा माध्यमिक शाला में पढ़ाती हूँ। आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 गणित भाग 1 के कुछ प्रश्नों को हल करने हेतु इकट्ठा हुए हैं। तो जिसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 91 को ओपन करना है, खोलना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी किताब को खोल लीजिए। उस साथ ही साथ पेन और एक नोटबुक भी लेकर बैठ जाइए। आपको जो भी यहाँ पर मुख्य मुद्दे नजर आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं, और अगर आपको सवाल नोट डाउन करना है तो ये भी आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता दूं, पेज नंबर है 91 आपकी किताब में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का प्रश्न क्रमांक 1। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, विकल्प ए, बी, सी, डी। इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना होता है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है 3x धन 5y बराबर 9, 5x धन 3y बराबर 7। तो यहाँ पर हमें x धन y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x धन y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में 2 मान दिया गया है, विकल्प बी में 16, विकल्प सी में 9 और विकल्प डी में 7। तो अब हमें देखना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले जो 2 समीकरण दिए गए बच्चों, वो हमने देखिए यहाँ पर लिखा है। अब इसे हल कैसे किया जाता है वो देखिए। ये दोनों समीकरण हमें सवाल में दिए गए हैं। हम इन दोनों समीकरणों से हमें x धन y का मान ज्ञात करना है। इस हेतु हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरणों को जोड़कर हम x धन y का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 ये यहाँ पर उतारा गया है, 3x धन 5y बराबर 9। समीकरण 2, और इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो 9 और 7 जोड़ने पर 16 आता है। 5y और 3y इनका आपस में जोड़ होने पर 8y आता है, धन 8y आता है। और धन 3x धन 5x का जोड़ होने पर धन 8x आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वह है 8x धन 8y बराबर 16। अब आप इस समीकरण में ध्यान से देखेंगे तो आपको x के बगल में जो संख्या नजर आ रही है वह है 8। फिर उसके बाद y के बगल में जो संख्या नजर आ रही है वह भी है 8, और दाएं पक्ष में जो संख्या नजर आ रही है वह है 16। तीनों ही संख्याएं 8 की गुणज है, यानी 8 के पहाड़े में आती हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इस कारण से हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देने पर क्या होगा बच्चों, जब हम 8x में 8 से भाग देंगे, 8y में 8 से भाग देंगे, 16 में 8 से भाग देंगे, तो 8 एकम 8 इस तरह से कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 एकम 8 ये कैंसल हो जाएगा, और 8 दूनी 16 इस तरह से यहाँ पर 2 आएगा। तो समीकरण जो अब बचेगा वो क्या होगा, x धन y बराबर 2। तो इस तरह से हमारे पास देखिए उत्तर आ गया है x धन y बराबर 2। अब हमें x धन y का मान बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, संख्या 2 यह प्राप्त हुई है। तो अब हमें विकल्पों में चुनाव करना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो उत्तर क्योंकि 2 आया हुआ है, अब आप देखिए उत्तर 2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, विकल्प ए में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ का सही उत्तर है विकल्प ए। तो आपको उसको लिखना कैसे होता है, प्रश्न क्रमांक आपको जो है पहला है, पहले का पहला प्रश्न दिया है आपके प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में। तो प्रश्न का क्रमांक और सही विकल्प उसका जो वर्णाक्षर है यानी विकल्प ए, इस तरह से आपको लिखकर दिखाना होगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ देखेंगे। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 इतनी प्राप्त होती है। इस जानकारी का गणितीय रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा है, यह सवाल दिया गया है। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसी के आधार पर परिमिति का सूत्र होता है बच्चों। आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। कोष्ठक में हम रखते हैं 2
कोष्ठक के बाहर रखते हैं 2 और कोष्ठक के अंदर रखते हैं लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से जब हम 5 घटाते हैं तो परिमिति हमें 26 इतनी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम मानेंगे आयत की लंबाई x इकाई और आयत की चौड़ाई को हम मानेंगे y इकाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई हमने कितनी मान ली है x और आयत की चौड़ाई हमने मानी है y। अब प्रश्नानुसार ऐसा कहा गया है कि जब हम लंबाई में से 5 घटाते हैं, चौड़ाई में से 5 घटाते हैं तो परिमिति 26 प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ हमें लंबाई में से 5 घटाना है। जब हम आयत की लंबाई यानी x में से 5 घटाएंगे तो बच्चों कितना आता है, x ऋण 5 आता है। और आयत की चौड़ाई यानी कि y में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना होगा, y ऋण 5 होगा। तो आयत की चौड़ाई में से 5 घटाने पर y ऋण 5 इकाई इतना होगा। अब आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, क्योंकि अब हमारी नई लंबाई जो है 5 घटाने के बाद वो हो गई है x ऋण 5 और आयत की जो नई चौड़ाई 5 घटाने के बाद क्या हो गई है, y ऋण 5, जिसके फलस्वरूप जो परिमिति है वो 26 इकाई इतनी प्राप्त हो रही है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, जो भी जानकारी हो एक बार प्रश्न देखते चलो। तो यहाँ पर अब हम लंबाई का मान देखो रख रहे हैं, जहां पर लंबाई है वहां पर लंबाई का मान रखना है, जहां पर चौड़ाई है वहां पर चौड़ाई का मान रखना है। तो 2 रखा हमने, 2 के बदले 2 रखा है। कोष्ठक जो है उसके बदले में हमने कोष्ठक ही रखा है। लंबाई का मान क्या होगा, यहाँ पर x ऋण 5 होगा और चौड़ाई का मान होगा y ऋण 5। ठीक है, बीच में आपको जो धन का निशान है, ये भी देखो सूत्र में धन का निशान है, इसलिए यहाँ धन का निशान रखा हुआ है। अब इसे हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम कोष्ठकों को खोलेंगे। तो x ऋण 5 धन y ऋण 5 इन्हें हमने कोष्ठक से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, लघु कोष्ठकों से बाहर निकाल दिया है। अब इसको हल करने पर x और y, तो x धन y होता है ऋण 5 और ऋण 5 का जोड़ होने पर कितना होता है, ऋण 10 होता है। इसीलिए अगले स्टेप में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 गुणे x धन y ऋण 10, 2 गुणे x धन y ऋण 10 इस तरह से दिखलाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो बाहर की तरफ आपको 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 का गुणा हम कोष्ठक के अंदर सभी पदों से करने वाले हैं, जिससे आपके पास क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, 2x धन 2y ऋण 20। 20 कहाँ से आया बच्चों, 2 और 10 का गुणा होने पर क्या होता है, 20 होता है। तो 2 धा में 20 इस तरह से आए। अब प्रश्नानुसार यह कहा गया है कि जब लंबाई और चौड़ाई में से 5 घटाते हैं तो जो परिमिति होती है वो 26 इकाई इतनी प्राप्त होती है। तो क्योंकि हमने परिमिति को सूत्रानुसार कैसे कैलकुलेट किया है, 2x हमें कितना मिला है, 2x धन 2y ऋण 20 इतना प्राप्त हुआ है। ये हमने आयत की परिमिति के सूत्र के अनुसार निकाला है। अब प्रश्नानुसार आयत की परिमिति का मान जो दिया गया है वो 26 इकाई है। तो जो हमें सूत्र से परिमिति प्राप्त हुई है और प्रश्नानुसार उसका मान 26 दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है बराबर 26। 2x धन 2y ऋण 20 बराबर 26। अब इसे हल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऋण 20 का पक्षांतरण करना होगा, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण 20 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ करने पर 26 धन 20 हो जाता है। इसके बाद 26 और 20 का जोड़ होने पर कितना आता है बच्चों, 46। बाकी लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है ना, समान है। तो अब आप देख सकते हैं 2x धन 2y, इन दोनों में संख्या जो है सामान्य स्वरूप में उपलब्ध है, कौन सी, 2। संख्या 2 यह सामान्य है, कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे। तो 2 को हम देखिए सामान्य रूप से बाहर निकालने पर कोष्ठक में क्या बचेगा, x धन y बराबर 46। 2 गुणे x धन y बराबर 46। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, क्यों दे रहे हैं 2 से भाग, या तो आप 2 का पक्षांतरण कर सकते हैं, कौन से 2 का, इस 2 का पक्षांतरण आप दाहिनी तरफ कर सकते हैं, या दोनों पक्षों में 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए
बाएं पक्ष में भी 2 से भाग दिया गया है और दाएं पक्ष में भी 2 से भाग दिया गया है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 इस तरह से कट गया है। और 46/2 जब हम 2 से 46 को भाग देते हैं तो भागफल स्वरूप में हमें कितना प्राप्त होता है, 23 इतना प्राप्त होता है। तो हमें अंत में जो मान प्राप्त हुआ x धन y का वो कितना है, 23 है। अब हम विकल्पों में चुनाव करेंगे कि क्या 23 यह उत्तर विकल्प में दिखलाई पड़ रहा है। तो x धन y बराबर 23 देखिए विकल्प सी में दिखाई दे रहा है प्रश्न में। तो हमारा सही विकल्प यहाँ पर क्या हुआ, विकल्प सी हुआ। तो आपको उत्तर फिर अंत में लिखकर दिखाना होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, उसका उत्तर विकल्प सी है। इस तरह से अंत में उत्तर लिखकर दिखाना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है, उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, तो अजय की आयु कितनी, अजय की आयु कितनी। यहाँ पर गौर से सवाल पढ़िए, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है, यानी अजय यहाँ पर छोटा है और विजय 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, विजय है, और जो छोटी उम्र का व्यक्ति है वो अजय है। और दोनों की आयु का योगफल दे दिया गया है 25। तो हमें अजय की आयु ज्ञात करनी है, यानी जो छोटे उम्र का व्यक्ति है उसकी आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल कैसे करने वाले हैं। 4 विकल्प दे दिए गए हैं, सही विकल्प तक पहुंचने के लिए हमें सवाल को हल करना होगा। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बड़ा उम्र का जो व्यक्ति है यानी विजय की आयु, इसको हमने माना है x वर्ष, और छोटे उम्र का जो व्यक्ति है अजय, उसकी आयु को हमने माना है y वर्ष। अब प्रश्नानुसार अजय जो है वो विजय से 5 साल छोटा है, यानी विजय अजय से 5 वर्ष बड़ा है। यानी कि जब हम विजय की आयु में से अजय की आयु को घटाते हैं, ठीक है, विजय की आयु में से x में से जब हम y को घटाएंगे यानी अजय की आयु को घटाएंगे तो हमें अंतर के रूप में 5 इतना प्राप्त होगा। यानी समीकरण क्या बनेगा बच्चों, x ऋण y बराबर 5, x ऋण y बराबर 5। तो इस तरह से जो पहला समीकरण यहाँ पर फ्रेम होगा x ऋण y बराबर 5, जो कि देखिए ऊपर की तरफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योगफल बताया गया है 25, दोनों की आयु का योगफल है 25, यानी कि x धन y बराबर 25। इस तरह से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं सवाल के आधार पर। अब बच्चों आपने निरसन विधि सीखी है, निरसन विधि, विलोपन विधि, इसके अनुसार आपको किसी एक चरांक का निरसन करना होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 पर आप ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ निरसन संभव है धन y और ऋण y का, क्योंकि दोनों के पास विरोधी चिन्ह है और दोनों के गुणांक समान है। ठीक है, निरसन विधि की सबसे पहला जो नियम यह है कि चरांक का गुणांक समान होना चाहिए। अब चरांक का गुणांक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर चरांक अगर मान लेते हैं y, तो y का गुणांक यहाँ पर कौन है, यहाँ y का गुणांक है 1। जब आपको यहाँ संख्या न दिखलाई पड़ रही हो तो आपको गुणांक स्वरूप में y का गुणांक क्या लेना होता है बच्चों, 1 इतना लेना होता है, 1। ठीक है, अंग्रेजी में 1 कहते हैं ना, उसे आपको गुणांक स्वरूप में लेना होता है। तो जब आप दोनों y पर ध्यान देंगे, यानी पहले समीकरण के y पर और दूसरे समीकरण के y पर ध्यान देंगे, दोनों ही y का गुणांक यहाँ समान है, यानी दोनों y के गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 है। तो अर्थात यहाँ गुणांकों को समान करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा नियम यह कहता है यदि निरसन करना हो तो चिन्हों को विरोधी होना चाहिए, चिन्हों को विरोधी होना चाहिए। यदि विरोधी ना हो तो हम उसे विरोधी बना सकते हैं, किसके द्वारा, घटाने के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर पहले से दोनों समीकरणों में जो y उपलब्ध है उनके पास विरोधी चिन्ह उपलब्ध है। एक y के पास आप देखिए माइनस साइन है और दूसरे y के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है। हिंदी में कहे तो ऋण चिन्ह और धन चिन्ह। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चिन्हों में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ने पर बच्चों क्या होगा, जोड़ने पर जैसा कि मैंने बताया धन y और ऋण y ये विरोधी चिन्ह होने पर ही इनका निरसन होता है, तो निरसन हो जाएगा।
और x ये जो है इनका गुणांक 1 होता है, 1 होता है, इनका आपस में जोड़ होने पर 2x इतना आता है। 25 और 5 का जोड़ होने पर 30 इतना आता है। इसके बाद हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह है 2x बराबर 30। कितना है बच्चों? 2x बराबर 30। अब यहाँ पर x का मान प्राप्त करने के लिए हमें 2 का पक्षांतरण करना होगा, जिससे ये x बराबर होगा 30/2। जब आप 2 से 30 को भाग दोगे तो आपको 15 भागफल इतना प्राप्त होगा, इसीलिए x का मान आपको प्राप्त हुआ 15। अब x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है यह हमने किसकी आयु मानी थी? या अगर आप सवाल में देखेंगे तो हमने विजय की आयु को x वर्ष माना था। किसकी आयु को x वर्ष माना था? विजय की आयु। विजय यहाँ पर बड़ी उम्र का व्यक्ति है, लेकिन प्रश्न में हमें अजय की आयु पूछी गई है, यानी छोटी उम्र के व्यक्ति की आयु पूछी गई है। और अजय की आयु को हमने माना था y वर्ष, यानी कि प्रश्नानुसार हमें अजय की आयु प्राप्त करनी है, यानी y का मान प्राप्त करना है। तो अब हम क्या करेंगे? जो x का मान आया है 15 वर्ष, जो कि विजय की आयु आई है, x का मान हम दोनों में से जो भी आपको सरल लगे उस समीकरण में आप x का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं x का मान समीकरण 2 में। आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, जो आपको सरल लगे। तो समीकरण 2 में रखने पर x के बदले में हम क्या मान रखने वाले हैं? 15 धन y बराबर 25। अब y का मान प्राप्त करने के लिए हमें 15 का क्या करना होता है? पक्षांतरण, जिससे 25 ऋण 15 हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 25 ऋण 15 का जब हम हल करेंगे तो y का मान बच्चों कितना प्राप्त होगा? 10 इतना प्राप्त होगा। तो y का मान क्योंकि 10 प्राप्त हो चुका है, जो कि हमने अजय की आयु मानी थी, तो हम विकल्पों में चुनाव करेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो आपको 10 वर्ष की जो उम्र है वो कौन से विकल्प में दिखलाई पड़ रही है? विकल्प सी में दिखलाई पड़ रही है। देखिए, 10 वर्ष की उम्र विकल्प सी में दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। तो आपको किस तरह से लिखकर दिखाना है सही उत्तर? तीसरे का उत्तर क्या बना बच्चों? सी। अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया है 2x धन y बराबर 5, 3x ऋण y बराबर 5। अब बच्चों, युगपत समीकरण हल करने का अर्थ क्या होता है? युगपत समीकरण हल करने का अर्थ होता है यहाँ पर आपको जो चरांक है x और y, दोनों समीकरणों में आपको चरांक दिखाई दे रहे हैं x और y, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना है। यदि चरांक m और n उपलब्ध होते हैं तो आपको उन चरांकों का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो युगपत समीकरण हल करने का अर्थ होता है चरांकों का मान प्राप्त करना। तो समीकरण 1 जो सवाल में दिया गया है वो यहाँ लिखा गया है, और समीकरण 2 इस तरह से उसके नीचे लिखा गया है। अब युगपत समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चरांक के गुणांक समान होने जरूरी है और चिन्हों को विरोधी होना आवश्यक है, तभी निरसन संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y जो पद दिखलाई पड़ रहा है दोनों समीकरण में, जो y यह पद दिखलाई पड़ रहा है, दोनों के गुणांक 1 है यानी कि 1 है, और दोनों के चिन्ह विरोधी हैं, अर्थात एक y के पास आप देख रहे हैं धन चिन्ह है और दूसरे y के पास ऋण चिन्ह है। तो यहाँ पर पहले से विरोधी चिन्ह है, तो अभी हम दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा? इनका निरसन हो जाएगा। निरसन होने के बाद 2x और 3x इनका आपस में जोड़ होने पर बच्चों क्या आता है? 5x इतना आता है, और 5 और 5 का जोड़ होने पर कितना आता है? 10 इतना आता है। ठीक है, अब x का मान प्राप्त करना है, तो x बराबर 10/5। यहाँ पर क्या हुआ है? 5 का पक्षांतरण हुआ है, 5 का दाहिनी तरफ पक्षांतरण हुआ, जिससे ये हो गया है 10/5। तो x का मान क्या आएगा बच्चों? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस तरह से कैंसिलेशन होने पर x का मान आपके पास आता है 2। अब युगपत समीकरण अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, क्योंकि x का मान प्राप्त हुआ है, y का मान अभी प्राप्त करना बाकी है। इसलिए अब हम x का मान किसी एक समीकरण में जो आपको सरल लगे उसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर 2 यह मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं।
समीकरण 1 हमारा सवाल में क्या दिया है, 2x धन y बराबर 5। तो हम यहाँ पर 2x धन y बराबर 5 यह समीकरण लेकर x के बदले में क्या रखेंगे, x बराबर 2। x बराबर 2 जो अभी अभी हमने प्राप्त किया है। तो जब हम x के बदले में 2 रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे बच्चों, देखिए इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर x के बदले में हमने कौन सा मान रखा है, 2 यह मान रखा है। बाहर की तरफ गुणांक के रूप में कौन है, 2 है। तो 2 गुणे 2 धन y बराबर 5। ठीक है, तो 2 गुणे 2 क्या हुआ, 4 हुआ, 2 दूनी 4। तो आगे चलकर अगले स्टेप में आप देख सकते हैं 4 धन y बराबर 5। अब यहाँ 4 का पक्षांतरण होगा। यदि आपको y का मान प्राप्त करना है तो 4 का पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण होने पर धन 4 ऋण 4 में परिवर्तित हो जाएगा और 5 में से 4 घटने पर y का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1 इतना प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने x का मान भी प्राप्त कर लिया है 2 और y का मान प्राप्त कर लिया है 1। ठीक है, अंत में जो हल होता है हमें इकट्ठा करके x, y इस तरह से इकट्ठा करके लिखना होता है। तो देखिए कैसे लिखा है, x, y इस तरह से रखा है। पहले x का मान रखना है बच्चों, पहले x का मान यानी 2 और बाद में हमें y का मान रखना है यानी कि 1। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर यहाँ पर आया है, हल जो यहाँ पर आया है वो क्या आया है, 2, 1। अब हम प्रश्न 2 के दूसरे सवाल की तरफ देखेंगे। इसी तरह से बच्चों सारे सवाल हल होने वाले हैं निरसन पद्धति से। यहाँ पर दूसरे सवाल में भी 2 समीकरण दे दिए गए हैं और उन दोनों समीकरणों को भी हमें पहले प्रश्न की तरह ही हल करना है। बस यहाँ अंतर इतना है कि गुणांक समान नहीं है, तो गुणांकों को समान बनाने की आवश्यकता है इस सवाल में। पहला समीकरण दे दिया गया है x ऋण 2y बराबर ऋण 1 और दूसरा समीकरण दे दिया गया है 2x ऋण y बराबर 7। ये समीकरण 1 है पहला और दूसरा समीकरण ये इस तरह से क्रमांक लिखा गया है। अब आप देखिए दोनों समीकरणों में ध्यान देंगे तो पहला जो समीकरण है उसमें x का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है। जब हम y के गुणांकों की तरफ गौर करेंगे तो पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 1 है। यानी दोनों ही चरांकों में किसी भी चरांक के गुणांक समान नहीं है। तो आपको गुणांकों को समान बनाने की इधर आवश्यकता है। तो आप गुणांकों को समान किस तरह से बनाएंगे, आप कोई भी एक चरांक के गुणांक को समान कर सकते हैं। वैसे यहाँ एक ही चरांक का गुणांक समान हो भी सकता है। तो आप कैसे गुणांक समान कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमने किस तरह से किया है, पहले समीकरण में ऋण 2y दिखाई दे रहा है, दूसरे समीकरण में ऋण 1y दिखाई दे रहा है। तो हमें दोनों के गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा, जिससे क्या होगा, ऋण 1y का परिवर्तन हम ऋण 2y में कर पाएंगे और जिससे इसका गुणांक भी 2 हो जाने पर निरसन संभव हो सकेगा। समझ रहे हैं आप। तो दूसरा जो समीकरण है इसमें हम y के गुणांक को 2 बनाने हेतु समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, जिससे y के गुणांक समान हो जाएंगे और आगे चलकर हम इसका निरसन कर पाएंगे। तो इसलिए समीकरण 2 में दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, समीकरण इस तरह से लिखा गया है। देखिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पर क्या है, 2x ऋण y बराबर 7 है। यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना है। ठीक है, 2x ऋण y में भी 2 से गुणा करना है और 7 में भी 2 से गुणा करना है। इस तरह से ही गुणा किया जाता है। अब आगे जो है हम 2 से जब गुणा करेंगे 2x का तो क्या आएगा बच्चों, 4x इतना आएगा, 4x आएगा। और 2 और y का जब हम गुणा करेंगे तो ऋण 2y आता है। 2 और ऋण y का गुणा करने पर ऋण 2y आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, अंदर माइनस आपको साइन दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ प्लस है। तो जब दोनों का गुणन होगा तो ऋण 2y आता है। 2 और 7 का गुणा करने पर 14 इतना आता है। तो यह जो हमारा समीकरण नया रूप लिया है, समीकरण 1 में जब 2 से गुणा किया गया
तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ, इसीलिए इन्हें क्रमांक भी हमें नया देना होगा। तो इसका क्रमांक बनेगा बच्चों समीकरण 3। क्या क्रमांक होगा? समीकरण 3। अब हम इस समीकरण में से यानी समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। आपको ध्यान होगा समीकरण 3 जो है वो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 3 बना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 की उत्पत्ति हुई है। अब बचा हुआ जो समीकरण था समीकरण 1, उसके साथ समीकरण 3 को रखकर हम हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है और समीकरण 1 नीचे की ओर। इन दोनों समीकरणों को अब हम घटाने वाले हैं। क्यों घटाने वाले हैं? इसका कारण यह है क्योंकि दोनों ही समीकरणों में जो हमने गुणांक समान कर लिए हैं ऋण 2y ऋण 2y, ठीक है, दोनों ही 2y के पास यहाँ पर ऋण चिन्ह दिखाई दे रहा है और हमें चिन्हों को विरोधी बनाने के लिए दोनों समीकरणों को घटाना होगा। दोनों समीकरणों को घटाना होगा। तो घटाने पर क्या होता है बच्चों? घटाने पर आपको जो नीचे की तरफ समीकरण दिखाई दे रहा है x ऋण 2y बराबर ऋण 1, उनके सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। यानी धन x अब ऋण x में रूपांतरित होगा, ऋण 2y धन 2y में रूपांतरित हो जाता है और ऋण 1 धन 1 में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अब जो नए चिन्ह यहाँ लगे हुए हैं फिर से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ चिन्ह लगाए भी गए हैं, ऋण है, अब ऋण 2y का चिन्ह क्या बन गया है? धन, और ऋण 1 का चिन्ह अब यहाँ पर बन चुका है धन चिन्ह। तो अब हम पुराने चिन्हों के आधार पर नहीं हल करेंगे, जो नए चिन्ह अब लगे हैं घटाने के दौरान अब इन चिन्हों को देखते हुए हल करेंगे। ऊपर देखिए 14 है, नीचे धन 1 है, तो 14 और धन 1 कितना होता है? 15 होता है, इसीलिए योग यहाँ पर 15 बना। ऋण 2y धन 2y इनका निरसन हो जाएगा, यानी ये कैंसल हो जाएंगे और 4x में से ऋण 1x घटाने पर हमें 3x इतना प्राप्त होगा। अब हमें जो समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ है वह क्या प्राप्त हुआ है? 3x बराबर 15। 3x बराबर 15। अब हमें यहाँ दोनों समीकरणों में 3 से भाग देना है। जब हम दोनों समीकरणों में दोनों समीकरण नहीं, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देना है, तो जिससे भाग देने पर 3 एकम 3 इस तरह से कैंसिल होगा और 3 पचे 15 इस तरह से कैंसिलेशन होगा। तो हमारे पास x का मान बच्चों कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब x का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में x बराबर 5 क्यों रख रहे हैं हम x का मान समीकरण 1 में? ताकि हम दूसरे चरांक y का मान प्राप्त कर सके, इसलिए समीकरण 1 में x का मान रखना है। तो समीकरण 1 क्या दिया है? x ऋण 2y बराबर ऋण 1। यहाँ पर x के बदले में हम क्या रख रहे हैं? 5। देखिए 5 रखा है। आगे का समीकरण समान उतारा हुआ है, ऋण 2y बराबर ऋण 1। अब इसे हल करना है। हल कैसे करेंगे? 5 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ करने पर हमें धन 5 किस स्वरूप में प्राप्त होगा? ऋण 5 इस स्वरूप में प्राप्त होगा। तो ये हुआ ऋण 1 ऋण 5। ऋण 1 ऋण 5 कितना होता है? ऋण 6। ठीक है, तो ऋण 2y बराबर ऋण 6, ऋण 2y बराबर ऋण 6। इसके बाद ऋण 2 का पक्षांतरण करने पर ऋण 6 बटे ऋण 2 इस तरह से प्राप्त होगा। तो इस यह भाग करने पर हमें y का मान कितना प्राप्त होगा? धन 3। y का मान हमें धन 3 यह प्राप्त होगा। तो हमने दोनों ही चरांकों के मान प्राप्त कर लिए हैं। x का मान है 5, y का मान है 3 और दोनों को इकट्ठा करके लिखने पर यानी x, y इस तरह से लिखने पर पहले x का मान 5 रखना है और y का मान बाद में 3 रखना है। तो इस तरह से हमने यह दूसरा युगपत समीकरण गुणांकों को समान करते हुए हल कर लिया है। अब यह तीसरा सवाल देखेंगे। इसी प्रकार से सभी सवाल हल होने हैं। तीसरे सवाल में देखिए x धन y बराबर 11 दिया है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 3y बराबर 7। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में भी गुणांकों को समान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ध्यान देंगे
यहाँ पर किसी भी चरांक का गुणांक समान नहीं है। दोनों x की तरफ देखेंगे तो एक x के पास गुणांक है 1 और दूसरे x के पास गुणांक है 2, तो समान नहीं है, असमान है। और जब आप y की तरफ ध्यान देंगे तो एक y के पास है -1 और दूसरे y के पास है -3। तो इस तरह से हमें दो समीकरण मिल चुके हैं। अब किसी भी एक चरांक का गुणांक हमें समान करना है, आइदर x और y, यानी या तो x या y। तो यहाँ पर हम करेंगे y के गुणांकों को समान। y के गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, ताकि यहाँ पर जो धन y है इसका रूपांतरण धन 3y में हो सके। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर धन y का रूपांतरण किसमें हो सकेगा? धन 3y में। इस तरह से दोनों y के जो गुणांक हैं वो समान हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 था x धन y बराबर 11, उसमें दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3x धन 3y बराबर 33। यह समीकरण प्राप्त होता है। क्योंकि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर नया स्वरूप मिल चुका है, इसीलिए इसे हमें नया क्रमांक देना होगा, समीकरण क्रमांक 3। अब समीकरण क्रमांक 3 को समीकरण क्रमांक 2 के साथ हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ क्यों हो रहा है बच्चों? देखिए, दोनों समीकरण ये जो उतारे गए हैं, पहला ऊपर की तरफ दिख रहा है समीकरण 2 और नीचे की तरफ जो समीकरण दिखाई दे रहा है वह है समीकरण 3। यहाँ पर जो y के गुणांक है वो समान हो चुके हैं। ठीक है, दोनों ही y के पास यहाँ पर कौन सा गुणांक मौजूद है? गुणांक है 3। गुणांक है यहाँ पर 3। ठीक है, और दोनों ही जो 3y का जो पद दिखाई दे रहा है, दोनों के पास जो चिन्ह उपलब्ध है वो विरोधी है। यानी एक 3y के पास आपको ऋण चिन्ह दिखाई दे रहा है और दूसरे 3y के पास आपको धन चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये आपस में विरोधी चिन्ह है। ठीक है, इसीलिए दोनों समीकरणों को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब जोड़ने पर क्या होगा? ऋण 3y और धन 3y कैंसल हो जाएंगे और 2x और 3x का जुड़ाव होने पर 5x इतना आता है। 33 और 7 का जोड़ होने पर 40 इतना प्राप्त होता है। ठीक है, x का मान प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? 5 का पक्षांतरण करना होगा, जिससे 40/5 इतना प्राप्त होगा। और फिर जब आप काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, यह काटने पर x का मान आपको प्राप्त हो रहा है 8। तो x का मान प्राप्त हो चुका है 8। अब x का मान हमें किसी एक समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर x का मान 8, यह मान समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं। समीकरण 1 प्रश्नानुसार हमें मिला हुआ है x धन y बराबर 11। इसमें हम x के बदले क्या रखने वाले हैं? 8। तो 8 धन y बराबर 11, यहाँ x के बदले 8 रखा है। अब y का मान प्राप्त करने के लिए 8 का पक्षांतरण 11 ऋण 8 और अंतर हमें प्राप्त होगा 3। 11 में से 8 घटाने पर 3। इस तरह से y का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वह है 3 और x का मान जो हमें प्राप्त हुआ था वह था 8। तो अब हमें क्या करना है? इकट्ठा करके लिखना है। x, y बराबर 8, 3। इस तरह से हमने दोनों मानों को इकट्ठा करके रखा है। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा सवाल। 2x धन y बराबर ऋण 2, 3x ऋण y बराबर 7, ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा y जो पद ये दिखलाई पड़ रहा है, उसमें एक y के पास धन चिन्ह है और दूसरे y के पास ऋण चिन्ह है।
गुणांकों की तरफ ध्यान देंगे कि दोनों के गुणांक भी समान हैं, दोनों का गुणांक 1 इतना है। इस तरह से यहाँ पर ना तो हमें गुणांक समान करने की आवश्यकता है और ना ही चिन्हों को विरोधी बनाने के लिए घटाने की आवश्यकता है। सीधे सीधे यहाँ दोनों समीकरणों को हमें जोड़ देना होगा। तो देखिए समीकरणों को जोड़ा गया है। जोड़ने पर क्या होगा, धन y और ऋण y का आपस में निरसन हो जाएगा और जिससे हमें समीकरण स्वरूप में क्या प्राप्त होगा बच्चों, 5x बराबर 5। समीकरण स्वरूप में हमें प्राप्त होगा 5x बराबर 5। अब x का मान प्राप्त करने के लिए हमें 5 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ करना होगा। तो 5/5 और फिर 5 एकम 5 कटने पर x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है, 1 इतना प्राप्त हो गया है। अब हमें y का मान प्राप्त करने के लिए x का मान किसी भी एक समीकरण में रखना होगा। तो समीकरण 1 है हमारा 2x धन y बराबर ऋण 2। यहाँ पर x के बदले हम क्या रखेंगे, 1 इतना मान रखेंगे। तो देखिए रखा गया है 2 गुणे 1 धन y बराबर ऋण 2, इस तरह से। फिर 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 धन y बराबर ऋण 2। देख रहे हैं ना, 2 एकम 2 इस तरह से आया है, धन y बराबर ऋण 2। अब y का मान प्राप्त करने के लिए धन 2 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ करने पर ऋण 2 इस तरह से हो जाता है और फिर अंत में y का मान ऋण 4 इतना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 1 और y का मान प्राप्त हुआ ऋण 4। तो अंत में इस तरह से कोष्ठक में इकट्ठा करके लिखना है हल के स्वरूप में। हल हमारा क्या है यहाँ पर, x, y बराबर 1, ऋण 4, ये आपका हल है। अब प्रश्न 2 का 5वां सवाल है। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, 2x ऋण y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 11। दोनों ही समीकरणों में आप ध्यान से देखेंगे तो ना तो यहाँ x के गुणांक समान है, ना ही यहाँ y के गुणांक समान है। गुणांकों को समान करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम y के गुणांकों को समान करने हेतु समीकरण 1 में 2 से गुणा करने वाले हैं, ताकि समीकरण 1 में जो आपको ऋण y दिखलाई पड़ रहा है उसका उसका जो गुणांक 1 है उसका परिवर्तन 2 में किया जा सके और जिसके उपरांत निरसन संभव हो सकेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से हम गुणा करेंगे गुणांकों को समान करने हेतु। तो गुणांकों को समान करने के लिए जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2x का गुणा 2 से होने पर 4x आता है, ऋण y का 2 से गुणा होने पर ऋण 2y और 5 का गुणा 2 से होने पर 10 इतना आता है। तो ये जो नया स्वरूप बना है समीकरण 1 से, वो बनेगा समीकरण क्रमांक 3। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 2 को साथ में रखकर हल करेंगे। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 को अब हम हल करेंगे। देखें ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है यह समीकरण 3 है, 4x ऋण 2y बराबर 10। और ये जो नीचे का जो समीकरण है ये समीकरण क्रमांक 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए देखना है जोड़ें या घटाएं। तो आप देखिए चरांक y के गुणांक समान हो चुके हैं और साथ ही साथ दोनों के जो चिन्ह हैं वो पहले से विरोधी हैं। यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ना है, घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दोनों समीकरणों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ें। जोड़ने पर यह निरसन हो जाता है। 4x और 3x का जोड़ होने पर 7x, 10 और 11 का जोड़ होने पर 21 इतना आता है। और उसके बाद x का मान प्राप्त करने के लिए 7 का पक्षांतरण करते हैं, तो जिससे 21/7 इतना प्राप्त हो रहा है। 7 के पहाड़े में 3 बार में 21 आता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो इसीलिए x का मान आ चुका है 3। x का मान आ चुका है 3। अब यह x का मान हम किसी एक समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करेंगे, किसी सरल समीकरण में रखकर। तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, जिससे y का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 क्या है, 2x ऋण y बराबर 5। यहाँ x के बदले हम रखने वाले हैं 3 यह संख्या, जिससे ये दूसरा समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए x का मान 3 रखा गया है। 2 गुणे 3 ऋण y बराबर 5। यहाँ पर 2 और 3 का गुणा हो रहा है जिससे 6 आ रहा है, 6 ऋण y बराबर 5। अब 6 का पक्षांतरण किया जा रहा है दाहिनी तरफ, जिससे 5 ऋण 6 हो जाता है और बाएं पक्ष में ऋण y दिखाई दे रहा है।
अब 5 में से 6 घटाने पर उत्तर स्वरूप में ऋण y का मान ऋण 1 इतना प्राप्त हो रहा है। जब हम दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये जो आपको दोनों साइड माइनस साइन दिखाई दे रहा है, ऋण 1 से गुणा करने पर हमें अंत में समीकरण मिलेगा y बराबर 1, y बराबर 1। तो इस तरह से हमने x का मान भी प्राप्त कर लिया है और y का मान भी प्राप्त कर लिया है। तो ये अंत में आपको पता है ना क्या करना है, हलों को इकट्ठा करके इस प्रकार से लिखना है x, y बराबर 3, 1। अब यह अंतिम सवाल है, प्रश्न 2 का छठा सवाल है। यहाँ पर जो सवाल हमें दिया गया है x ऋण 2y बराबर ऋण 2 और दूसरा समीकरण दिया है x धन 2y बराबर 10। इन दोनों समीकरणों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको y के गुणांक पहले से समान दिखलाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2y दोनों के गुणांक 2 ही हैं। ऐसे तो x के भी गुणांक समान दिख रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी एक चरांक का निरसन कर सकते हैं। यहाँ पर y के गुणांक समान दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ 1 ऋण 2y इस पद के पास ऋण चिन्ह है और दूसरे समीकरण में 2y के पास कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है। इस हेतु हम यहाँ सीधे सीधे समीकरणों को जोड़कर निरसन कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर क्या होगा, ऋण 2y और धन 2y का निरसन हो जाएगा, है ना। और निरसन होने पर x और x का जोड़ होने पर 2x और धन 10 ऋण 2 इसका आपस में जब हम घटाना करेंगे तो हमें धन 8 इतना प्राप्त होगा। अब जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह क्या है, 2x बराबर 8। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे जिससे 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 4 बार में 8 इतना प्राप्त होगा। तो x का मान बच्चों कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 4 इतना प्राप्त हुआ। अब x का मान 4 हमें किसी भी एक सरल समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करना है और इस हेतु यहाँ पर x बराबर 4 यह मान समीकरण 2 में रखा जा रहा है। समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, x धन 2y बराबर 10। यहाँ पर x के बदले 4 रखना है और फिर इसके बाद 4 धन 2y बराबर 10 यह समीकरण प्राप्त होगा। 4 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2y बराबर 10 ऋण 4। अब 10 में से 4 जब घटाया जाता है तो आपको पता है ना, 2y बराबर 10 में से 4 घटाने पर 6 इतना प्राप्त हो रहा है। दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया जा सकता है या 2 का पक्षांतरण किया जा सकता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस तरह से y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 3 इतना प्राप्त होगा। अब दोनों चरांकों के मान प्राप्त हो चुके हैं, x बराबर 4 और y बराबर 3। इस तरह से अंत में हमें दोनों चरांकों के मानों को इकट्ठा करके लिखना होता है x, y बराबर 4, 3। तो इस तरह से हमने सभी सवालों को हल कर लिया है। प्रश्न 2 के सभी सवाल, छह जो सवाल है सभी समान है। कहीं गुणांकों को समान करने की आवश्यकता है, कहीं चिन्हों को विरोधी बनाने की आवश्यकता है। उस आधार पे आपको सवालों को हल करना है। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ तो बच्चों सब आज का जो टॉपिक है मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और कृपया इसका अभ्यास घर में करें, जरूर करें। और यदि कोई डाउट हो तो आप अगले लेक्चर्स में टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ समापन करती हूँ, धन्यवाद।